अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 27 पढ़ेंगे, वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस। इसमें सबसे पहले हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस की डेफिनेशन देखेंगे। द फंक्शंस फॉर विच द डोमेन कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर्स एंड द रेंज कंसिस्ट ऑफ वेक्टर्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस और 3 डायमेंशनल स्पेस आर कॉल्ड वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस। यानी ऐसे फंक्शंस जिनकी डोमेन तो रियल नंबर्स हों लेकिन रेंज वेक्टर्स हों, तो उन फंक्शंस को हम रियल वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। 2 डायमेंशनल स्पेस में हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस को इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं। और t इक्वल एक्स टी कोमा वाई टी। पहले तो हमने इस वेक्टर को पॉइंट की फॉर्म में लिखा है, हम इसे आई जे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आर टी इक्वल एक्स टी आई प्लस वाई टी जे। तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर वैल्यूड की एक्सप्रेशन आ गई। अब हम 3 डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। इसमें हम लिखेंगे आर टी इक्वल एक्स टी कोमा वाई टी कोमा एंड जेड टी, और ये पॉइंट की फॉर्म में है। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं आर टी इक्वल एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के। तो ये फॉर्म आ गई 3 डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की। अब वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन है, इसमें जो कंपोनेंट्स आए हैं एक्स टी वाई टी और जेड टी, ये रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं और इनका वेरिएबल टी जो है वो रियल वेरिएबल है। इन रियल वैल्यूड फंक्शंस को, जो कि कंपोनेंट्स हैं वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस के, इन्हें हम कंपोनेंट्स ऑफ आर कहते हैं या कंपोनेंट फंक्शंस कहते हैं। वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस को हम बोल्ड फेस लेटर से लिखते हैं और रियल वैल्यू फंक्शन को हम इटैलिक फेस लेटर से लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस पैरामीट्रिक इक्वेशंस इन 2 डायमेंशनल स्पेस और 3 डायमेंशनल स्पेस इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। मतलब ये कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस को पैरामीट्रिक इक्वेशंस में ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंसिडर पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इक्वल एक्स टी एंड y इक्वल वाई टी। हमने 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस ली हैं, x इक्वल एक्स टी एंड y इक्वल वाई टी। और हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि 2 वेक्टर्स उस वक्त इक्विवेलेंट होते हैं जब उनके कंपोनेंट्स इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ हमें गिवन है x इक्वल एक्स टी एंड y इक्वल वाई टी। तो अगर हम एक वेक्टर लिखें एक्स आई प्लस वाई जे, तो इस वेक्टर को हम इक्विवेलेंट इस तरह लिख सकते हैं एक्स टी आई प्लस वाई टी जे। अब ये 2 वेक्टर्स इक्विवेलेंट हैं क्योंकि इनके कंपोनेंट्स इक्वल हैं। ये तो हो गया 2 डायमेंशनल स्पेस में। अब इसी तरह हम 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 पैरामीट्रिक इक्वेशंस लेते हैं। एक x इक्वल एक्स टी एंड y इक्वल वाई टी एंड z इक्वल जेड टी। इसे भी हम एक सिंगल वेक्टर में रिप्लेस कर सकते हैं और सिंगल वेक्टर हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और x की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स टी आई, y की जगह वाई टी जे और z की जगह जेड टी के। तो ये दोनों वेक्टर्स इक्विवेलेंट्स हैं क्योंकि इनके कंपोनेंट्स इक्विवेलेंट हैं। अब हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि हम एक्स आई प्लस वाई जे को एक वेक्टर r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी r इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे। तो इसी तरह हम आर टी में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आर टी इक्वल एक्स टी आई प्लस वाई टी जे। तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस में आया। इसी तरह अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में देखें तो आर इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसे हम आर टी में चेंज कर सकते हैं, आर टी इक्वल एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के। तो यहाँ r और आर टी जो है वो इक्विवेलेंट है। तो हमने देखा कि पैरामीट्रिक इक्वेशन से हम एक सिंगल वेक्टर बना सकते हैं और सिंगल वेक्टर से हम जो आई जे के
कंपोनेंट्स हैं उन्हें पैरामीट्रिक इक्वेशंस के तौर पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में कहा गया है एक्सप्रेस द गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस एज अ सिंगल वेक्टर इक्वेशन, यानी पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है और उससे हमने एक सिंगल वेक्टर इक्वेशन बनानी है। तो इसका ए पार्ट में पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है एक्स इक्वल टी स्क्वायर एंड वाई इक्वल 3t, और बी पार्ट में पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है एक्स इक्वल कॉस टी एंड वाई इक्वल साइन टी एंड जेड इक्वल टी। तो सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं। चूँकि उसमें दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं तो हम वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल, अब x की जगह हम लिख देंगे टी स्क्वायर क्योंकि ऊपर गिवन है, तो टी स्क्वायर आई, और y की जगह लिख देंगे 3t क्योंकि ऊपर y गिवन है 3t के, तो ये आ जाएगा 3tj। तो हमारी सिंगल वेक्टर इक्वेशन आ गई एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल टी स्क्वायर आई प्लस 3tj। अब इसका बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में चूँकि 3 पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं तो हम वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एक्स की जगह पुट कर देंगे कॉस टी और वाई की जगह साइन टी और जेड की जगह टी। तो हमारी सिंगल वेक्टर इक्वेशन बन जाएगी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल कॉस टी आई प्लस साइन टी जे एंड टी के। तो ये हमारी सिंगल वेक्टर इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशंस दैट कोरस्पॉन्ड टू द वेक्टर इक्वेशन, यानी इसमें हमें एक वेक्टर इक्वेशन गिवन है और हमने उससे पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो हमें पैरामीट्रिक वेक्टर इक्वेशन गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टी क्यूब प्लस 1i प्लस 3j प्लस ई द पावर टी के। तो ये वेक्टर इक्वेशन गिवन है, इससे हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो हम इक्वेशन में बोथ साइड्स जो कंपोनेंट्स हैं उनको इक्वेट कर देंगे। तो x इक्वल आ जाएगा टी क्यूब प्लस 1, y इक्वल आ जाएगा 3 और z इक्वल आ जाएगा e पावर t। तो ये 3 इक्वेशंस बनी x y z की इन द फॉर्म ऑफ t। तो ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है स्केच द ग्राफ ऑफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर टी इक्वल कॉस टी आई प्लस साइन टी जे, और t 0 से 2 पाई तक है। इस एग्जांपल में हमने गिवन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करेंगे। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाने के लिए हम इस तरह लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल कॉस टी आई प्लस साइन टी जे, और t 0 से 2 पाई तक है। तो हम यहाँ से x और y कंपोनेंट्स को इक्वेट करेंगे। तो x इक्वल आ जाएगा कॉस टी और y इक्वल आ जाएगा साइन टी। तो ये x इक्वल कॉस टी और y इक्वल साइन टी ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अगर इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस का स्क्वायर कर लिया जाए और फिर इनको ऐड कर दिया जाए तो ये वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, और कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल होता है 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 होने का मतलब ये सर्कल की इक्वेशन बन जाती है और इसका रेडियस 1 आता है। तो हम ग्राफ में एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस 1 है और एक रेडियल वेक्टर लेंगे टू द सर्कल। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है स्केच द ग्राफ ऑफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर टी इक्वल कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस 2 के, और t 0 से 2 पाई तक है। अब ये 3 डायमेंशनल में वेक्टर वैल्यूड फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहले हम इसे इक्वेट करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल। तो इसे लिख देंगे कॉस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस 2 के, और t 0 से 2 पाई है। फिर यहाँ से पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाएंगे कंपोनेंट्स को इक्वेट करके। तो x कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा cos t के, y कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा sin t के, और z कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा 2 के। अब अगर हम सिर्फ
फर्स्ट टू पैरामीट्रिक इक्वेशंस को देखें, x इक्वल cos t, y इक्वल sin t। तो ये हमने पीछे अभी पढ़ा है कि इनके स्क्वायर ले लें और इनको ऐड कर दें तो ये रेडियस बनाते हैं जिसका ये सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस 1 है। लेकिन यहाँ पे चूँकि z इक्वल 2 दिया हुआ है तो z की वैल्यू 2 दी हुई है, तो ये 3 डायमेंशनल में चला जाएगा, यानी ये सर्कल जो है इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एक सिलेंडर बनाएगा। यानी इसको z के अलॉन्ग हमने स्ट्रेच करना है तो 2 यूनिट तो ये सिलेंडर बन जाएगा। तो इसका ग्राफ हम एक सिलेंडर के तौर पे बना देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, डिस्क्राइब द ग्राफ ऑफ द वेक्टर इक्वेशन r इक्वल -2 + ti + 3tj + 5 - 4tk। इस इक्वेशन में, इस एग्जांपल में हमने ग्राफ बनाना नहीं है, सिर्फ ग्राफ के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो हमें एक वेक्टर इक्वेशन गिवन है, तो हम इस वेक्टर इक्वेशन से सबसे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करेंगे। तो i के साथ जो कोफिशिएंट है वो x हो जाएगा, j के साथ जो कोफिशिएंट है वो y हो जाएगा और k के साथ जो कोफिशिएंट है वो z हो जाएगा। यानी x इक्वल आ जाएगा -2 + t और y इक्वल आ जाएगा 3t और z इक्वल आ जाएगा 5 - 4t। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस में जो कांस्टेंट आ रहे हैं t टर्म के साथ, जैसे x में कांस्टेंट आ रहा है -2 और y में कांस्टेंट नहीं है तो उसका हम 0 ले लेंगे, और z में कांस्टेंट आ रहा है 5। इन कांस्टेंट से हम एक पॉइंट बना लेंगे -2 और 0 और 5। और कांस्टेंट को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास एक वेक्टर हासिल होगा, और साथ ही साथ t को भी इग्नोर कर दें तो हमें एक वेक्टर हासिल होगा। और जो इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन ऊपर एग्जांपल में गिवन है, वो चेंज हो के इस तरह हो जाएगी अगर हम कांस्टेंट को और t को इग्नोर कर दें। तो इक्वेशन हमारे पास आएगी i + 3j - 4k। अब हम लिखेंगे कि जो ग्राफ है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में एक लाइन है और ये लाइन पॉइंट -2, 0, 5 से गुज़रती है, और ये ग्राफ लाइन पैरेलल है वेक्टर i + 3j - 4k के। तो ये हमने थोड़ा सा इस वेक्टर इक्वेशन के ग्राफ के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है, द ग्राफ ऑफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन rt इक्वल ti + t² j + t³ k इज़ कॉल्ड ए ट्विस्टेड क्यूब। यानी हमें एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन rt विद इक्वेशन गिवन है और इसका ग्राफ एक ट्विस्टेड क्यूब बनता है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है, शो दैट दिस कर्व लाइज ऑन द पैराबोलिक सिलेंडर y इक्वल x²। कि जो ऊपर वेक्टर वैल्यूड इक्वेशन का ग्राफ है उसकी कर्व जो है हमने शो करना है कि वो पैराबोलिक सिलेंडर y इक्वल x² के ऊपर लाई करती है, और स्केच द ग्राफ फॉर t > 0, और हमने t की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ी लेकर इसका ग्राफ स्केच करना है। तो सबसे पहले हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाएंगे। तो i, j और k के कोफिशिएंट ले लेंगे, इनको x, y और z का नाम दे लेंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई, x इक्वल t, y इक्वल t², z इक्वल t³। अब अगर हम सेकंड पैरामीट्रिक इक्वेशन y इक्वल t² में t की जगह x पुट कर दें, क्योंकि x इक्वल है t के, तो हमारे पास वैल्यू आएगी y इक्वल x², जो कि पैराबोला की इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ, सो द कर्व लाइज ऑन द पैराबोलिक सिलेंडर विद दिस इक्वेशन। यानी अगर ये इक्वेशन ली जाए y इक्वल x², तो ग्राफ की जो कर्व है वो पैराबोलिक सिलेंडर पर लाई करती है। और अगर t को ओरिजिन से स्टार्ट किया जाए, कर्व को ओरिजिन से स्टार्ट किया जाए तो t की वैल्यू 0 होगी, और जैसे जैसे t इंक्रीज़ करेंगे तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस में अगर हम गौर से देखें तो x, y और z की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ होंगी। तो चूँकि ओरिजिन से
वेक्टर इक्वेशन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, इसके ग्राफ की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो इस कर्व की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी और ये ओरिजिन से मूव करेगा अलॉन्ग द सिलेंडर। तो इसका ग्राफ फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक ग्राफ्स ऑफ कांस्टेंट वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, यानी कांस्टेंट वेक्टर वैल्यू फंक्शंस के हम ग्राफ देखेंगे। इफ़ सी इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर, अगर सी एक कांस्टेंट वेक्टर है, देन ग्राफ ऑफ आर इक्वल सी इज़ अ सिंगल पॉइंट, तो इसका ग्राफ एक सिंगल पॉइंट होगा। और ये जो पॉइंट है सी वो रेडियस वेक्टर की टिप पे होगा। अब हम इसको इन द सेंस ऑफ 2 डायमेंशनल स्पेस और 3 डायमेंशनल स्पेस देखते हैं। इफ़ सी इज़ इक्वल टू एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे, देन द ग्राफ इज़ द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। अगर सी कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन वैल्यूड फंक्शन है और ये एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे के इक्वल है, तो इसका ग्राफ पॉइंट एक्स नॉट और वाई नॉट होगा। अब 3 डायमेंशनल स्पेस में इसको देखते हैं। अगर सी इक्वल है एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे प्लस जेड नॉट के, तो इसका ग्राफ पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट होगा। यहाँ एक्स नॉट और वाई नॉट और जेड नॉट का मतलब है ये कांस्टेंट कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द ग्राफ ऑफ आर टी इक्वल कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस 2 के और टी 0 से 2 पाई तक है। तो इसका हम पीछे देख चुके हैं कि x इक्वल आ जाता है cos t और y इक्वल आ जाता है sin t और z इक्वल आ जाता है 2। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो फर्स्ट 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस cos और x में जब इनकी स्केयरिंग और एडिंग करते हैं तो हमें एक सर्कल की इक्वेशन हासिल होती है जिसका रेडियस 1 है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि इसका ग्राफ जो है वो एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और उसका सेंटर z एक्सिस पे है। और चूँकि z जो है वो कांस्टेंट वेक्टर है, z इक्वल 2 है, तो हम ओरिजिन से z एक्सिस के अलॉन्ग 2 यूनिट डिस्टेंस लेते हैं। तो अब अगर हम इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की लेंथ लें जो कि नॉर्म ऑफ आर टी से ज़ाहिर की जाती है, तो वो इक्वल आती है अंडर रूट कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस टी प्लस 2 स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी इनका जो सम है वो तो इक्वल हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 इक्वल अंडर रूट 5। तो ये लेंथ आ गई। तो ये जो लेंथ है ये ओरिजिन से सर्कल तक डिस्टेंस को ज़ाहिर करती है, यानी रेडियस को ज़ाहिर करती है। तो अगर हम इसी रेडियस से एक फ़िगर ड्रा करें तो हमें एक स्फीयर हासिल होती है और उस स्फीयर की सर्कल सरफेस पर हमारा सर्कल लाई करता है जिसका रेडियस 1 है।